तो बिहार में चुनाव का माहौल है। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण भी 7 नवंबर को होना है और उसके लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बज चुके हैं, उस पर विराम लग गया है। यानी पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो अब सिर्फ और सिर्फ जनता के पास रह गई है कुंजी सत्ता की। देखना यही कि 10 तारीख को क्या होता है। क्या नीतीश कुमार के रथ पर सवार होकर एनडीए विराजमान होती है सत्ता पर? जी मैं सही कह रहा हूं, नीतीश कुमार के रथ पर, एनडीए के रथ पर नीतीश कुमार नहीं। इस बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के रथ पर एनडीए सवार है। क्या इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, इस वक्त इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा महागठबंधन पर भी सबकी नजर है, क्योंकि एक जो पॉजिटिव चीज नजर आई है इस पूरे चुनाव के दौरान वो है महागठबंधन का अप्रोच, खासतौर से तेजस्वी यादव का अप्रोच, कि किस तरीके से उन्होंने जात पात को दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, यानी जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको सामने रखा है। यह काफी सराहनीय प्रदर्शन कहा जाएगा। भले ही इसमें जीत मिलती है, हार मिलती है, वो तो वक्त बताएगा। तीसरी जो नजर है वो पासवान के चिराग, यानी चिराग पासवान पर है कि वो क्या करते हैं। एनडीए से तो वो अलग हो गए, ये कहकर अलग हुए कि नीतीश कुमार का साथ उन्हें गवारा नहीं है। क्या वो इस बार अपने हैसियत के हिसाब से, यानी अपने बलबूते इतनी सीट ला सकते हैं कि एक चुनौती पेश करें? देखने वाली बात होगी। इस पर भी 10 को फैसला हो जाएगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेरा ये शो करने का जो मकसद है, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी में बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा समय लूंगा, कम समय में तफसील के साथ, विस्तार के साथ, जो बाहर निकलने के बाद पता चला है, लोगों से बात करके पता चला है, आम जनता से लेकर कई हमारे जो नेता मित्र हैं उनसे बातचीत हुई है, उसके बाद जो माहौल दिख रहा है वो माहौल के ऊपर में हम आपसे सोच रहे हैं कि चर्चा की जाए। हालांकि 7 तारीख के शाम में जब ओपिनियन पोल आएगा तो शायद मेरे इस वीडियो का और मेरी इस बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आता है, किसकी सरकार बनती है, लोग उसके ऊपर में ही चर्चा करने लगेंगे। पर मैं सोच रहा हूं कि ओपिनियन पोल से पहले, इसलिए आज 5 नवंबर को मैंने ये सोचा कि जब तीसरे चरण पे जैसे ही अभी चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी, मैं आपके सामने आऊं और इस पर थोड़ी सी आप लोगों से विचार किया जाए, चर्चा की जाए। तो सबसे पहले बात माहौल की होती है। माहौल की अगर बात की जाए तो जो पहला चरण रहा, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, उस माहौल को अगर देखें तो वहां पर ऐसा लगा एक बार कि शायद पूरे तरीके से महागठबंधन की लहर चल रही है और महागठबंधन की वापसी हो रही है। कई मीडिया ने भी यही बताया, कई ऐसे चैनल्स ने बनाया जिनके ऊपर में एक टैग लगा हुआ है कि तथाकथित ये गोदी मीडिया है। उन चैनल्स ने भी ये बात कही कि जो पहला चरण है वो कहीं ना कहीं ऐसा जाता हुआ नजर आ रहा है कि वहां महागठबंधन बाजी मार रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का जो ये गठजोड़ है, उसमें सीपीआई भी शामिल है, ये बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या यह सच्चाई है? देखिए, 2 तरीके की चीजें होती हैं। अगर हम और आप कहीं जाएं, बात करें, बातचीत करें और ये कहें कि भाई हमको नीतीश कुमार या फलाना आदमी या चिराग पासवान पसंद नहीं है, तो इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि इसका मतलब है कि आदमी उस नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहा है, या ये आदमी तेजस्वी यादव को वोट नहीं दे रहा है, या ये आदमी सुशील मोदी, बीजेपी या फिर लोजपा से नाराज है, अगर चिराग पासवान की बात वो कर रहा है। पर क्या सही में वो नाराजगी वोट में तब्दील होती है? सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है वो यही होता है कि क्या वो नाराजगी वोट में तब्दील हो रही है। अगर वो नाराजगी वोट में तब्दील हो रही है तो जाहिर तौर पर एक लहर हम कह सकते हैं। और इन्हीं बातचीत के दौरान जो मीडिया संस्थान हैं, जो चैनल्स हैं, जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने यही कहा कि भाई जो पहला चरण है वो पूरे तरीके से महागठबंधन के नाम रहा, जो लहर है वो महागठबंधन की थी। तो चलिए, इसका जो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में एक गुस्सा, एक नाराजगी, एक नीतीश कुमार के रवैये को लेकर उनके खिलाफ गोलबंदी, ये सारी चीज देखी। हमारी भी जितनी भी बातें हुई, आम लोगों से बातें हुई, तो ज्यादातर यही निकल कर आया है कि उन्हें नीतीश कुमार से थोड़ी नाराजगी। अगर इसका दूसरा अर्थ आप यही निकालें कि बीजेपी का अगर वोट की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा असर नहीं। उनकी नाराजगी सुशील मोदी से नहीं है, उनकी नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं है, उनकी नाराजगी मंगल पांडे से नहीं है, उनकी नाराजगी सीधे तौर पर है नीतीश कुमार से। अब क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी से नाराजगी, क्यों नहीं है मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, क्या कोरोना को उन्होंने पूरे तरीके से कंट्रोल किया?
वो सब अलग विषय है। शायद इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको लेकर उनका जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है, कम से कम इंटैक्ट है, ये नजर आया है अब तक माहौल में। हां, अब 10 तारीख को क्या होता है वो मेरी इस अनुमान पर मुहर लगेगा। शायद मैं सही हूं और गलत भी हो सकता हूं। तो पहला चरण, मैं फिर से चरण वाइज आता हूं। पहला चरण महागठबंधन के नाम मीडिया ने कहा, ठीक है, वो महागठबंधन की लहर या जो भी कहें। अब आइए दूसरे चरण पर। दूसरे चरण इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई ऐसे जगह चुनाव हो रहे थे जिन्हें गढ़ माना जाता है एनडीए का। नीतीश कुमार का नालंदा में भी चुनाव हुए तो वो एक गढ़ था। ऐसा लग रहा था कि अगर जो दूसरा चरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उस चरण में अगर एनडीए ने वापसी की तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और जो तीसरा चरण है यानी अब जो 7 तारीख को चुनाव होने हैं वो बहुत मजेदार हो जाएगा और फिर वो जो जीतेगा वही बाजी मार लेगा। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में खास तौर से अर्बन एरिया की बात की जाए तो राजधानी पटना में चुनाव था, पटना की सभी सीटों के ऊपर में चुनाव था, और छपरा सिवान में चुनाव था, सारण डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर 2 तरीके की चीजें नजर आई। मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये सारी बातें मैं कर रहा हूं बातचीत के हिसाब से, और जो लोगों से या फिर हमारे जो नेता मित्र हैं उनसे जो बातें हुई हैं उस पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार ऐसा लगा कि वो पुरानी वाली बीजेपी नजर आई। अब आप कहेंगे पुरानी वाली बीजेपी कैसे? तो पुरानी वाली बीजेपी ऐसे कि अर्बन क्षेत्र यानी जो शहरी क्षेत्र है वहां पर तो बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। वहां पर यह नजर आ रहा है कि बीजेपी के को लेकर लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं, और वो आप ये कह सकते हैं अगर इसको जात पात से आप लेकर चलें, अगर उनके वोट बैंक को देखें तो चाहे वो लाला का वोट बैंक हो, चाहे वो राजपूत का वोट बैंक हो, ये अगर वोट बैंक की राजनीति हम करें, समीकरण करें तो वो दूसरी तरफ जाएंगे, मैं नहीं जाना चाहूंगा उधर। लेकिन हाँ, ये है कि वोट उनका इंटैक्ट रहा, खास तौर से शहरी क्षेत्र में ये बात निकलकर सामने आई, माहौल में ये दिखा। पर अगर आप इंटीरियर की तरफ जाएंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, अगर आप गोपालगंज, सिवान, छपरा, इन इलाकों की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर लहर, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, ये लहर नजर आई महागठबंधन की तरफ। जो लोग हैं उन्होंने पूरे तरीके से महागठबंधन का नाम लिया। अब उन्होंने वोट दिया है, नहीं दिया है, क्या उन्होंने लालटेन या पंजे के ऊपर में बटन दबाया है, ये अलग विषय है। लेकिन यह जरूर था कि जो भीड़ दिखी रैलियों में, तेजस्वी की रैली हो तो वो जो भीड़ निकलकर सामने आई वो ये दर्शा रही थी कि महागठबंधन खास तौर से इंटीरियर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लहर की तरह नजर आया। अब होता क्या है, अब आपको भी पता है कि ग्रामीण इलाके सत्ता की सीढ़ी माने जाते हैं। अगर वहां से वोट आपको आता है, आपके पास आता है, तो आप सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, यह तय बात है। क्या वो वोट आया है, क्या वो भीड़ बदली है वोट में, यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले चरण में कहा, ठीक वैसे ही मैं दूसरे चरण में कह रहा हूं कि दूसरे चरण में भी जो लहर है, जो भीड़ है, जो माहौल है, वो महागठबंधन की तरफ दिखा। यानी 3 में 2-0 महागठबंधन में लहर जरूर दिखी। हां, अगर आप बात कीजिए अर्बन क्षेत्र की, अगर पटना साहिब का समीकरण हम देखें तो पटना साहिब में लोगों में नाराजगी दिखी। कई हमारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने साफ कहा कि वो नाराज हैं, नीतीश सरकार से नाराज हैं। इनफैक्ट जो विधायक हैं, जो अभी वर्तमान पथ निर्माण मंत्री हैं नंद किशोर यादव, उनसे नाराजगी दिखी। लोगों का कहना था वो कुछ नहीं करते हैं, वो जनता से मिलते तक नहीं है, 5 सालों के बाद नजर आते हैं, अब घूम रहे हैं। पर उनकी मजबूरी ये है जो निकलकर सामने आई वो ये कि यहां पर आपने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया, एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जो कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं प्रवीण मेहता की, कि आपने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जो यहां कहीं स्थानीय है ही नहीं। तो आपने क्यों स्थानीय उम्मीदवार को खड़ा किया? पिछली बार इसी सीट पर महज 2700 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार संतोष मेहता हार गए थे नंद किशोर यादव से, यानी जबरदस्त टक्कर दी थी। और उम्मीद थी कि संतोष मेहता इस बार भी खड़े होंगे, और इस बार जब वो खड़े होंगे तो लहर जो है उसका फायदा हो सकता है और शायद वो कोई करिश्मा कर दे और नंद किशोर यादव जो लगातार जीतते चले आ रहे हैं उन्हें शिकस्त दे दें। पर ऐसा हुआ नहीं।
तो ये नाराजगी थोड़ी सी लोगों में दिखी है। लोगों का ये कहना है कि अगर कोई स्थानीय उम्मीदवार रहता तो वो शायद और वोट उन्हें देते। तो मैं आपको ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहां की लहर जरूर महागठबंधन की तरफ थी, लोगों में नाराजगी थी नीतीश को लेकर, नंदकिशोर यादव को लेकर, लेकिन क्या उन्होंने बटन दबाया 3 नंबर यानी पंजा छाप जो पटना साहिब में था? यह बड़ा सवाल है। क्या फिर उन्होंने वोट ही नहीं दिया, जो बहुत कम वोट पड़े हैं? अगर आप पटना को ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत देखें तो 40 तक भी नहीं पहुंचा है। कुम्हरार में तो 32% वोटिंग हुई है। तो यह दर्शाता है कि नाराजगी थी, लोग नहीं निकले, निकलकर उन्होंने वोट नहीं देना मुनासिब समझा। पर जिन्होंने वोट दिया है, क्या उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है? इसका इंतजार हमें 10 को करना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन बातों में आपको मजा नहीं आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बोल तो रहा है लेकिन सीट के बारे में अभी तक नहीं बोल रहा है। जो मेरा अनुमान नजर आ रहा है, हां, इसमें मैं सीट की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जो तीसरी पार्टी की हमने बात नहीं की, रामविलास पासवान के सुपुत्र साहिबजादे चिराग पासवान एलजेपी को लेकर अलग हो गए एनडीए से। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश के साथ नहीं जाऊंगा। हालांकि वो अंदरूनी मामला था, अगर शायद उन्हें अच्छी सीट्स मिल जाती, अगर उन्हें हो सकता है डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता, तो फिर क्या वो ये डिसीजन उनका रहता? वो सब चर्चा का विषय है, बात की बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और एनडीए का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतरे। पर अकेले किसके खिलाफ मैदान में उतरे? आप बीजेपी के खिलाफ बहुत कम जगह से आप उतरे। आप ज्यादातर उन सीटों पर गए जहां पर जेडीयू खड़ी है, क्योंकि उनकी लड़ाई सीधे सीधे नीतीश कुमार को लेकर थी। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे, नरेंद्र मोदी का यहां तक कि पोस्टर में फोटो भी लगाने की बात हुई। हालांकि फिर जब बीजेपी ने मना किया तो फिर उस स्टैंड पर वो कायम रहे और उन्होंने फोटो नहीं लगाई। तो अब जेडीयू के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे। जहां जहां जेडीयू वहां वहां एलजेपी के कैंडिडेट्स, कुछ जगहों पर बीजेपी के खिलाफ भी जरूर उतरे। वो समीकरण और जातीय समीकरण को देखकर हो सकता है, लेकिन यह फायदा किसको पहुंचेगा? अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट है, अगर आप नीतीश से नाराज हैं, तो हो सकता है कि उस एवज में आप महागठबंधन की तरफ ना जाकर एलजेपी को वोट दे दें। और अगर ऐसा हुआ है और अगर लोगों ने चिराग पासवान को बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, नीतीश की नाराजगी का फायदा चिराग पासवान ने उठाया है, तो फिर वो एक किंग मेकर बन सकते हैं, जो 2005 में उनके पिताजी यानी रामविलास पासवान बने थे 29 सीट लाकर। लेकिन वो तभी संभव है जब आप सीट 20-25 या इससे ज्यादा लेकर आए। तो ये रामविलास पासवान की बात हुई। तो वो उन्होंने किसके लिए वो किया? क्या वो वोट काटा महागठबंधन का? क्या उन्होंने वोट काटा बीजेपी का? तो बीजेपी का तो खैर नहीं काटा, एनडीए का काटा या नहीं काटा इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन हां, महागठबंधन का वो वोट जरूर काट सकते हैं और काटा होगा अगर ज्यादा सीट्स उनको आती है, या नहीं भी आती है तो जहां पर महागठबंधन का कैंडिडेट है उसके वोट पासवान जरूर काटते हुए ले गए होंगे और एनडीए को इसका फायदा पहुंचा गए होंगे। बहरहाल, अब थोड़ा सा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। यहां पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने किया। अब सीट की तरफ आ जाते हैं और फिर इस चर्चा को हम खत्म करते हैं। अगर सीट की तरफ हम आए और सीट की चीजें देखें, तो जो लहर महागठबंधन की जो लहर नजर आई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नजर आई है, क्या इन्होंने वोट जाकर दिया है? और अगर दिया है तो इसका फायदा जरूर मिल सकता है। और मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो अनुमान है वो ये अनुमान है कि 100-110 सीट तक महागठबंधन ला सकती है। यानी 150 सीटों पर अगर बात की जाए आरजेडी की, तो उसमें से 80 के करीब आरजेडी जीत सकती है। और जिन 70 सीटों पर कांग्रेस खड़ी हुई है, उनमें से 25 से 30 सीट जीत सकती है कांग्रेस भी। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो उनका तीसरा गठबंधन है, जो बहुत कम जगह साला के खड़ा हुआ है, अगर सीपीआई की बात करें, तो वो भी 1-2 सीट ला सकते हैं। कुल मिलाकर 100 से 110 के करीब महागठबंधन जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाती है। मेरा अनुमान है 100 से 110 महागठबंधन। याद रहे, मैंने बहुमत नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंडेट अभी भी नहीं मिला है। अब आ जाते हैं हम एनडीए की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा क्या बल्कि इनफैक्ट ये कहूं कि अभी मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार एनडीए की अगर बात की जाए, दल की घटक की बात की जाए, तो इस दल में पिछली बार जिस तरीके से लहर दिखी थी, हालांकि वो जो लहर थी जेडीयू की, वो इसलिए थी कि वो
आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे उस वक्त, इस बार साथ नहीं है, इसका कितना असर पड़ेगा। पर जैसा मैंने पहले कहा, जो बातचीत में दिखा है, जो माहौल में दिखा है कि बीजेपी अपना जो वोट है वो इंटैक्ट उसने रखा है। उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 65 से 70 यानी पिछली बार के आसपास जरूर पहुंचती हुई नजर आएगी, वहां तक रुकी रहेगी। 65 से 70 सीट अकेली बीजेपी ला सकती है। इसमें अब आप जेडीयू को देखिए। जेडीयू पिछली बार जो एक आरजेडी के साथ जब थी, जब कांग्रेस के साथ थी, तो बहुत जबरदस्त सीट आई थी। नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट आया था जेडीयू के लिए। लेकिन इस बार अनुमान यह है कि जेडीयू को सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। नाराजगी है लोगों में, पूरे तरीके से लोग नाखुश हैं। लिहाजा जेडीयू सिमट कर 30 से 35 तक भी आ सकती है। ध्यान रहे मेरी बात पे, जेडीयू सिमट कर 30 से 35 तक भी आ सकती है। अब आप देख लीजिए, 30 से 35 अगर जेडीयू आती है, अगर 65 से 70 बीजेपी को आती है, तो इनका आंकड़ा हुआ 100। इसके अलावा वीआईपी और हमको आप जोड़ दें तो 1 या 2, मैं हमसे शायद जीतन राम मांझी अगर अपनी सीट बचा लें तो बड़ी बात होगी। उसके अलावा मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है। तो हमको मैं 1 ही सीट दे रहा हूं और वीआईपी में भी शायद खाता खुल जाए तो बड़ी बात। कुल मिलाकर 105 के करीब करीब आ सकती है एनडीए को भी, यानी 110 अगर आ रही है, 100 से 110 अगर आ रही है महागठबंधन को, तो 100 से 105 के करीब एनडीए को मैं दे रहा हूं। यहां भी मैंडेट नहीं मिला। अब तीसरी पार्टी कौन बची जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, जिसका जिक्र हम कर सकते हैं, वो है रामविलास पासवान के सुपुत्र यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, लोजपा। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर वो इस माहौल को भुनाने में कामयाब रहे होंगे, अगर वो इस माहौल को जो नीतीश के खिलाफ है उसको भुनाने में कामयाब रहे और 20-25 सीट लिए हैं, तो वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, जो 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान ने निभाई थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं जा रही है चिराग पासवान के खाते में सीट। 10 के अंदर वो सिमट जा रहे हैं, 10 के अंदर वो सिमट जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये, मेरे नजर में जो मेरा अनुमान है वो ये लग रहा है कि इस बार फुल मैंडेट शायद ही किसी के पास आए। अगर फुल मैंडेट किसी के पास जा सकता है तो वो महागठबंधन हो सकता है, जिसके आसार बहुत कम मुझे अभी भी लग रहा है। एनडीए की तरफ मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत नेक टू नेक लड़ाई रहेगी, बहुत जबरदस्त लड़ाई रहेगी, लेकिन मैंडेट शायद एनडीए भी हासिल ना कर पाए। तो असेंबली भंग होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर चुनाव के बाद कई समीकरण बन सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि एनडीए भी थोड़ा सा इन चीजों को समझ रही है। अब इशारे, अब देखिए, अब इशारा आप समझिए। नरेंद्र मोदी तीसरे चरण में कहीं चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, कहीं नहीं आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या उन्हें यह भनक लग गई है कि 2 चरण पूरे तरीके से महागठबंधन के नाम हो गए हैं, अब मुश्किल है कि अब तीसरे चरण में आकर वापसी करना? बड़ा सवाल यह कि क्या नरेंद्र मोदी को यह भनक लगी है, तीसरे चरण में उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। इसके अलावा अमित शाह, ठीक है, अमित शाह स्वस्थ नहीं थे, अमित शाह बीमार थे, इस वजह से वो बिहार में शुरू में नहीं आ पाए। लेकिन तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है शाम 5 बजे, और इससे पहले वो आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, वहां पर दौरा कर रहे थे। यानी वो स्वस्थ अगर पहले नहीं थे तो अब जरूर थे कि आ सकते थे, लेकिन बिहार नहीं आकर उन्होंने मुनासिब समझा पश्चिम बंगाल जाना। यह दर्शाता है, यह पूरे तरीके से कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि उन्हें भी इस बात का आसार है, अंदेशा मिल गया है, इशारा हो चुका है। गृह मंत्री हैं वो, उन्होंने अपने कई सूत्रों के हवाले से ये खुफिया बातें निकलवा सकते हैं, निकाली होंगी। और मुझे लगता है यही वजह है कि अमित शाह भी इंपॉर्टेंट तीसरे चरण को नहीं मानते हुए इंकार कर दिया उन्होंने रैलियां करने से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यह दर्शा रहा है कि अब पूरे तरीके से जो एनडीए है वो शायद समझ रहा है और वो मानकर चल रहा है कि मुश्किल है यहां पर फुल मैंडेट हासिल करना। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि इस बार तेजस्वी यादव ने जिस संयम का परिचय दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, हर एक बयान में जैसे उन्होंने वो 10 करोड़ नौकरी की बात कही है, सरकारी नौकरी की बात,
खुलकर कही है, आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया है कि 4.5 लाख रिक्त पद अभी भी हैं, जो मैं पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको खत्म करूंगा और उसको भरूंगा, मैं उसकी घोषणा करूंगा, और उसके बाद जो बचे हुए 5.5 हैं वो भी हम अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे और निकालेंगे। तो ये एक प्लान के साथ हर जगह जाकर उन्होंने बोला है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मुझे लगता है तेजस्वी यादव का ये बयान। दूसरी तरफ जब उन्हें उकसाया भी गया है, जब उनसे क्रॉस सवाल भी किए गए, एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा पर्सनल अटैक किया था और कहा था वो तो जंगल राज के युवराज हैं, जंगल राज के दो युवराज, सीधे तौर पर कहा गया था। जब मीडिया ने यह सवाल पूछा तेजस्वी यादव से कि प्रधानमंत्री जी आपको जंगल राज के युवराज कह रहे हैं, तो देखिए कितने संयम के साथ, सहजता के साथ उन्होंने जवाब दिया था कि वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे? वो प्रधानमंत्री हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस संयमता और जो एक रणनीति के साथ तेजस्वी यादव उतरे हैं, उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। खींच नजर आई नीतीश कुमार के चेहरे पर हर एक रैली में, चाहे वो छपरा की रैली हो जहां पर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं और नीतीश कुमार झिझला जाते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, क्या हो जाएगा, इनको बाहर करो। चाहे वो प्यास फेंकी जाती है उनके ऊपर में, पत्थर फेंके जाते हैं, वहां पर वो झिझला जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये खींच, ये झंझलाहट, ये चिड़चिड़ापन दर्शा रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पर भी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये पूरे तरीके से इशारा कर रही हैं कि बिहार की जो सियासत है वो किधर मुड़ रही है, किधर जा रही है। बहरहाल बिहार की सियासत की बात हो गई, अंत यही है। अंत में यही मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पिछले 2005 बहुत शानदार रहा, उसके दूसरा स्टंट भी उनका ठीक ठाक रहा, लेकिन अभी का आखिरी पिछला 5 साल 15 से 20 का जो दौर था, वहां पर शायद वो थोड़ा मार खा गए। वो ऐसा लगता है कि चूक गए। एक तो नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरीके की बयानबाजी करना, बीजेपी झुट्टा पार्टी तक करार देना, नरेंद्र मोदी को कई तरीके की बातें बोलना, प्रधानमंत्री बनने के बाद सीट छोड़ देना, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना, ये सारी चीजें होने के बावजूद आप जब मुख्यमंत्री बनते हैं और 2 साल के अंदर में वापस बीजेपी के पास चले जाते हैं, ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। इसका असर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उठाना पड़ा है और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, यह फायदा नहीं बल्कि शायद नुकसान पहुंचा गया इस बार बीजेपी को, एनडीए को। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी इंतजार कीजिए 10 तक। लड़ाई दिलचस्प है, नेक टू नेक बैटल है। मैंने पहले ही कहा कि मैंडेट किसी एक दल को या पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबरदस्त लड़ाई होगी, कुछ वैसी लड़ाई जैसे इस वक्त अमेरिका इलेक्शन यानी यूएस इलेक्शन में चल रही है, जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में कौन बनेगा अगला प्रेसिडेंट। बहुत मुश्किल लड़ाई है। वहां पर पोस्टल बैलेट भी खुलने की बात हो रही है, जिसको लेकर नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि करीब करीब जो बाइडेन बाजी मार लेंगे और उनका बनना तय है। तो 2020 में एक नया प्रेसिडेंट अमेरिका का मिल रहा है, क्या 2020 में एक नया बदलाव बिहार में भी होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और 2020 में माफ कीजिएगा, और 10 तारीख को ही एक और लड़ाई है, एक और बैटल है, वो इंडियन प्रीमियर लीग की है। क्या वहां पर भी कोई नया चैंपियन मिलेगा? तो ये सारी चीजें हैं, देखते रहिए, इंतजार करते रहिए और हम और आप इसी तरीके से बात करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।